friends, I hope so that you all are fine and enjoying good health. फ्रेंड्स, आज के हम इस लेक्चर में अपना एक ब्रीफली स्टडी करेंगे CSS को। CSS होती क्या है, इसके तमाम टैग्स, इसकी क्या क्या एक काम होता है, सारा कुछ। तो सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ कि आज के हम इस वीडियो में 50% 50 to 60% CSS कवर करेंगे और बाकी आप लोग गूगल, यूट्यूब, W3 स्कूल्स, क्योरा वगैरह से स्टडी कर सकते हैं। अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो काइंडली मेरे साथ रब्ता करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी, पर्सनली भी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि CSS है क्या चीज़। बेसिकली CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसको आप लोग रियल वर्ल्ड में ऐसे ले सकते हैं कि सबसे पहले हम रूम बनाते हैं, प्लस्तर करते हैं, सारा कुछ, एक कमरा बन गया है। ठीक है, कमरा तो बन गया है लेकिन वो बैठने के काबिल नहीं है, उसमें गर्मी है, ठीक है, और सर्दियों में उसमें ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो उसके लिए अब हमने उसे ह्यूमन फ्रेंडली बनाना है। उसमें पंखा लगाना है, उसमें बिजली की वायरिंग करनी है, उसमें बल्ब लगाने हैं, उसमें कौन सी चीज़, कौन सा फर्नीचर कहाँ पर रखना है, ठीक है, कलर कौन सा करना है, वो सारा कुछ हम उसे ह्यूमन फ्रेंडली बना रहे हैं ताकि उसमें हम इजीली रह सकें। ठीक है, तो वो आपका हो गया एक रियल वर्ल्ड में CSS। मतलब ये सारा कुछ करना, उसमें ह्यूमन फ्रेंडली बनाने को हम CSS कहते हैं। तो वेबसाइट पर CSS क्या है कि एक वेबसाइट HTML से बन गई, ठीक है, वेब पेज बन गया, लेकिन उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए आप लोग उस पर CSS इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन सा आइटम कहाँ पर आना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, क्या इसकी स्कीम होनी चाहिए, सारा कुछ हम CSS के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ, CSS की दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जी, ये वाली एजुकेटर्स की ये वेबसाइट है। ठीक है, ये मैंने बनाई है प्रैक्टिस के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी सारा कुछ बिल्कुल प्रॉपर आ रही है कि कैसे वो इमेज रोटेट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। उसके बाद ये आपके पास सारा कुछ, ये कलर है, कौन सा बटन कहाँ पे आ रहा है, ये सारा कुछ, ठीक है। और ये सारा कुछ कैसे आ रहा है मैं बता देता हूँ। अभी अगर हम लोग इसको, मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाता हूँ, इसे मैं ओपन करता हूँ कोड एडिटर में, सॉरी, और कोड एडिटर में ओपन करके मैं इसकी ना CSS रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे ही CSS रिमूव करूँगा, आप लोग देखिएगा कि इसका ना, एक मिनट, ये लोड हो रही है। तो ये लोड हो गई है। अब इंडेक्स में आते हैं। इंडेक्स के बाद मैं क्या करता हूँ जी, GS में नहीं, CSS होगा यहाँ पर फोल्डर, ये रहा, ये CSS है। और यहाँ पर मैं इसमें आता हूँ, बल्कि इंडेक्स में इसका लिंक है, ठीक है, और ये इसका लिंक किया हुआ है मैंने यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ जी, लिंक को कर देता हूँ कमेंट, सेव करता हूँ, ये आया है। मैं यहाँ पर इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो ये आपका एक वेबसाइट बन गई है। तो ये तो यूज़र फ्रेंडली ना हुई, कोई आइटम कहाँ आ रहा है, कोई आइटम कहाँ आ रहा है, ना उसकी कोई अलाइनमेंट है, ना कुछ है। तो यूज़र तो इसे अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, ये यूज़र को अट्रैक्ट ही नहीं करेगी, तो यूज़र इस पर कैसे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसे करता हूँ अनकमेंट, CSS को रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर CSS सारा हुआ खड़ा है। तो इसकी CSS की मैं कोडिंग दिखा देता हूँ। ये आपकी कोडिंग है सारी, हमने CSS की कोड किया हुआ है, ठीक है। ये इस वेबसाइट के लिए ये जो किया हुआ है सारा 227 लाइंस का। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने क्लास की जानिब अपना फोल्डर ओपन करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं CSS कैसे होती है। यहाँ पर वेब डेव क्रैश कोर्स, ठीक है, मैं इसे फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर। ये हो गया HTML का। आज हम करने लगे हैं, चूँकि CSS कर रहे हैं, CSS, और यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ CSS को CMD में ओपन, और साथ ही मैं इसे कोड एडिटर में अपने में ओपन कर लेता हूँ। सो ये हो गया जी कोड एडिटर में ओपन। सॉरी, हमने कमांड गलत रन की है। तो इससे ना मैं CMD में दोबारा ओपन करता हूँ। ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया CMD में, और अब हम इसे करते हैं जी
CSS में एक फ़ाइल बना लेते हैं हम इंडेक्स नाम रखो .html। ठीक है, ये हमारी फ़ाइल हो गई। मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करता हूँ, सेव करता हूँ और मैं व्यू में जाके इसे कर देता हूँ ज़रा जूम। ठीक है, अपीयरेंस में जाके जूम इन कर लेता हूँ, सॉरी जूम इन करना है। ताकि आप लोगों को क्लियर कोड नज़र आए। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया है। मैं ये टैग्स को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर टाइटल में मैंने आप लोगों को बताया था ये कहाँ पर यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CSS क्रैश कोर्स। सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं अपनी इस फाइल को कर लेता हूँ जी ओपन अपने कोड एडिटर में। तो आप लोग यहाँ पर ऊपर टॉप पे देख सकते हैं आ गया हमारा। अब हम करते हैं इसे जी, सबसे पहले मैं बता दूं CSS कितनी टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की CSS होती है आपके पास। ठीक है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैं लगा देता हूँ जी स्पैन बताया था मैंने, स्पैन को छोड़े मैं H1 बता देता हूँ जी BSIT 6 सेमेस्टर। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश किया, आप लोगों के पास कुछ ये आउटपुट आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी, आउटपुट आ गई है। अब इस पर हमने क्या करना है, CSS इंप्लीमेंट करना है। CSS के ज़रिए हम इसका कलर चेंज करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन CSS पढ़ेंगे। इनलाइन CSS वो होती है जो हमने जिस टैग पर इंप्लीमेंट करनी हो ना, जिस टैग पर, उसके ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं, ओपनिंग ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। H1 के ओपनिंग ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट क्लोज होने से पहले H1 के बाद स्पेस देंगे हम और यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल हमारा क्या है, CSS पे बेसिकली CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, स्टाइल शीट। तो सबसे पहले हम स्टाइल का टैग देंगे, स्टाइल इक्वल टू एंड डबल कोटेशन, स्टाइल इक्वल टू एंड डबल कोटेशन। ये आपका इसका इनलाइन CSS का रूल है। आपने जिस टैग के अंदर उसे लगाना है उसका बाद अब उसमें लिखना है आपने स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन। टैग ओपन होने के बाद टैग के नाम के बाद स्पेस देना है और अपना स्टाइल लिखना है। अब ये हो गया, हमने डिफाइन कर दिया CSS। रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होगा। ठीक है, सिंपल एक इसकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन, और कलर आप लोग कोई भी कर सकते हैं। मैं इसका कर देता हूँ ये रेड लिखता हूँ, ये आपके पास उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। टोटल का क्यों हुआ है कि आप तो चाहते थे ये SEM के बाद M तक होता, क्यों हुआ है ये आगे ब्लॉक लेवल और इनलाइन का कंसेप्ट है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि हमने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, सेम पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक और कुछ सेम आई हुई है। अब मैं कहता हूँ इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक टेक्स्ट का, मैं कहता हूँ कि नहीं यार इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। तो हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर रेड लिखा है ना जहाँ पर, उसके बाद हमने सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन बेसिकली वही काम कर रहा है जो आपका C++ में करता है, आपकी स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहा है, कंपाइलर को आपका बता रहा है यहाँ पर आपके कंपाइलर कौन सा होगा, आपका वेब ब्राउज़र एज अ कंपाइलर काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कंपाइलर को बताएगा कि भाई यहाँ पर हमारी पहली स्टेटमेंट एंड हो गई है। तो ये क्या बता रहा है कि हमारी पहली स्टेटमेंट मतलब बैकग्राउंड कलर एंड हो गया है रेड। ओके, सेमीकोलन लगाया, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ जी कलर सिंपल, और इसका मैं कर देता हूँ जी वाइट। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं आपकी सेकंड जो हेडिंग है उसका कलर उसने रेड कर दिया है। ठीक है, क्यों किया है, ये बैकग्राउंड कलर का जो है वो बैकग्राउंड उसका चेंज करता है, कलर जो है वो उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ, देन अगेन पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, आपके पास थर्ड आ गया, उसका कलर सेम है। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरे ना ये जो BSIT 6 सेमेस्टर थर्ड वाली है ना, इसका ना साइज़ ज़रा कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ। वो कैसे होगा, सिंपल थर्ड हम स्टेटमेंट लिखेंगे, वाइट के बाद हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़, और मैं लिख देता हूँ जी 30 पिक्सल। तो वो
थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, मैं इधर कर देता हूँ इसे 50 पिक्सल, वो उसने इंक्रीज़ कर दिया है। मैं इसे कर देता हूँ जी 10 पिक्सल, उसने डिक्रीज़ कर दिया है। ओके, ये था मतलब फ़ॉन्ट साइज़ का। अब हमने ये देख लिया गया है कि इनलाइन CSS हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमने ये देख लिया है कि स्टाइल क्या, टैग क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, कलर क्या है एंड फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। अब पिक्सल्स क्या है आपके पास, डॉट्स पर इंच क्या है आपके पास, ये वाइट ब्लैंक स्पेस शो हो रही है जो ब्राउज़र की, 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स हैं। ये लाजमी नहीं है, अब डिवाइस के हिसाब से है, किसी के डिवाइस का जो है ना फुल HD है, उसके ज़्यादा हैं पिक्सल्स, किसी के कम है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे 1 इंच के अंदर, उतनी ज़्यादा वो HD शो होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिव का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। डिव क्या चीज़ है जो उस दिन बनाई थी। डिव का मैंने सिमेंटिक एलिमेंट आप लोगों को बता दिया था, सिमेंटिक टैग। इसके अंदर आते हैं, स्टाइल करते हैं। अभी भी आपको शो नहीं होगी, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि डिव नज़र नहीं आ रही। इसकी विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर होना लाजमी है। बैकग्राउंड कलर नहीं होगा तो आपका जो आपके पास वेब ब्राउज़र का बैकग्राउंड कलर होगा वही उसे ले लेगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वो शो नहीं होगा। तो इसके लिए स्टाइल आया। स्टाइल के बाद आपने क्या करना है, इसकी विड्थ डिफाइन करनी है। विड्थ का टैग ये है, विड्थ, सॉरी ये एमिट की एब्रीवेशन लोड नहीं कर रहा, विड्थ कॉलन एंड सेमी कॉलन। इसके अंदर अब आपने n पिक्सल जैसे लिखा है उसी तरह मैं लिख देता हूँ जी 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। इसका क्या होगा कि अलॉन्ग एक्स एक्सेस ये 200 पिक्सल्स कैरी कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। उसके बाद सेमी कॉलन के बाद आपने क्या करना है, हाइट आपने क्या करनी है 300 पिक्सल्स करने हैं। ठीक है, पिक्सल्स में आप यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, हम रैम या वो बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हाइट क्या होगी, अलॉन्ग वाई एक्सिस। रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि आपकी डिव का जो बैकग्राउंड कलर होता है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आपके जो वेब ब्राउज़र का कलर होगा बैकग्राउंड वही होगा। यहाँ पर वाइट है बैकग्राउंड कलर तो वो भी वही शो कर रहा है। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद आप इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, सिंपल ब्लैक स्पेस पे आएंगे, सॉरी ब्लैंक स्पेस पे, एंड देन इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे आएंगे, राइट क्लिक करके बॉटम पे इंस्पेक्ट होगा और ये आपके पास कोडिंग होगी ये सारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डिव पे जब लेके आया हूँ तो वो आपका कलर शो कर रहा है ब्लू, ये आपकी डिव है, लेकिन शो क्यों नहीं कर रहा उधर, वो मैंने बता दिया ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है बैकग्राउंड कलर की। यहाँ पर मैं आता हूँ सेमीकोलन के बाद एक और बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपके ये बैकग्राउंड कलर आ गया है ग्रीन। ठीक है, ये हो गया आपका डिव का बैकग्राउंड कलर पढ़ लिया है। वेट आपकी अलॉन्ग एक्स एक्सेस होती है, हाइट आपकी अलॉन्ग वाई एक्सेस होती है। ये कैसे डिफाइन करते हैं डिव के अंदर, इनलाइन CSS का मैंने कंसेप्ट बता दिया है। अब हम इसी डिव पर मार्जिन एंड पैडिंग का कंसेप्ट करते हैं, बल्कि उससे पहले हम लोग मार्जिन पैडिंग इंटरनल CSS पे करेंगे, इनलाइन पे नहीं करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनलाइन CSS क्या है। अब इनलाइन CSS है, देखें सॉरी इंटरनल CSS पढ़ने लगे हैं। इनलाइन CSS हर टैग की अलग अलग हमने लाइन में लिखी है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार देखें H1 है ना, यहाँ पर ये मैंने H1 किया हुआ 3, इसकी मैंने हर टैग की अलग अलग लिखी है, ज़्यादा कोड हो गया है। तो इंटरनल CSS कहाँ पर होगी, आपकी हेड के अंदर होगी। हर टैग की अलग अलग भी लिख सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं, वो सारा कुछ कैसे करते हैं अभी मैं बता देता हूँ। तो ये मैंने बता दिया है कि आपकी इनलाइन CSS उसी टैग के अंदर होगी, जबकि इंटरनल CSS आपकी हेड के अंदर होगी। ये कैसे करेंगे, स्टाइल का टैग लगाएंगे, स्टाइल ओपन एंड स्टाइल क्लोज मैंने बता दिया था। अभी इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, ये स्टाइल है, इससे मैं कर देता हूँ कॉपी, डिव के बाद इन्हें मैं कर देता हूँ पेस्ट, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वही आ रही है, सेम वही हमने कॉपी किया है बॉटम पे। तो देखिए इसका अलग से है, जबकि सबका बैकग्राउंड कलर भी रेड है। ठीक है, कलर इन दोनों का वाइट है। तो क्यों, क्या भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, इन सब का मैं कलर वाइट कर देता हूँ एंड फॉन्ट साइज भी सेम कर देता हूँ। ये हो गया जी, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं सारे सेम आ रहे हैं तीनों। तो इन तीनों का हमने कोड अलग लिखा है, मतलब 3 बार हमने बैकग्राउंड कलर लिखा है, 3 बार हमने कलर लिखा है एंड 3 बार ही हमने
और 3 बार ही हमने ये लिखा है फ़ॉन्ट साइज़। हम इसको कंसाइज कैसे कर सकते हैं कोड को छोटा? अब मैं इन्हें कर देता हूँ जी रिमूव, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो ऊपर वालों पर भी काम करेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ इन ऊपर वालों को कर देता हूँ कमेंट। अब देखें आपके तीनों का साइज़ हमने बता दिया, मैंने बता दिया तीनों का, 3 बार हमने लिखा, हम कहते हैं नहीं एक बार लिखे तीनों पे इम्प्लीमेंट हो जाए, तो उसका क्या आएगा, हम सिंपल यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ, स्टाइल के टैग को ही मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ये हो गया जी, सॉरी, रिफ्रेश करता हूँ, ये आपके हेडिंग्स आ गए 3। अब मैं कहता हूँ तीनों पे मैं बैकग्राउंड कलर एक बार लिखूँ तीनों पे इम्प्लीमेंट हो जाए H1 के, और कलर एक बार लिखूँ तीनों में इम्प्लीमेंट हो जाए, फ़ॉन्ट साइज भी लिखूँ तीनों पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो क्या होगा, स्टाइल में आएंगे ओपन, इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे टैग का नाम। टैग का नाम हम कौन से टैग पे करना चाहते हैं, H1 पे, H1 सेव किया, H1 लिखा, करली ब्रेसेस ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज। अब जो भी इसकी कोडिंग करेंगे हम करली ब्रेसेस के अंदर ही करेंगे। तो ये क्या होगा कि अब ये क्या करेगा, नीचे जो है इसके H1 जितने भी H1 होंगे ना सब पे ये वाले मतलब प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है, सब पे। मैं करता हूँ जी फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल्स, रिफ्रेश करता हूँ, उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, सेमीकोलन लगा के मैं क्या कर देता हूँ जी, कलर कर देता हूँ जिसका, सॉरी बैकग्राउंड कलर पहले चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ जी मैं रेड, ये हो गया उसका बैकग्राउंड कलर रेड, एंड कलर मैं कर देता हूँ जी इसका वाइट, ये हो गया आपके पास कलर वाइट। ये देखें, अब ये कोड हमने कम लिखा है, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लिख रहे थे, हर लाइन का अलग अलग, वो जितना ज़्यादा कोड उतने ही स्लो वेब पेज वेबसाइट, तो ये आपका बेसिकली प्रॉब्लम आ रहा था। अब क्या है, हम पढ़ते हैं डिव का मार्जिन एंड पैडिंग हम क्या चीज़ होती है। अब ये देखें, ये सिर्फ लाजमी है कि हम डिव पे करें, आप लोग किसी और टैग पे भी कर सकते हैं, अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिव पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डिव, हमने डिव को कॉल कर लिया। अब जो भी टैग हम लिखेंगे ना इस डिव पे आएगा, ठीक है, मैं बल्कि इससे भी रेज कर देता हूँ इनलाइन CSS का ये कंसेप्ट, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, आपकी डिव नहीं है क्योंकि हमने ना उसकी विड्थ है और हाइट वो सब रिमूव कर दिए हैं। सबसे पहले हम इसकी विड्थ डिफ़ाइन कर लेते हैं जी 400 पिक्सल, इसकी हाइट डिफ़ाइन कर लेते हैं हम 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इसका कर लेते हैं जी हम टोमेटो कर देते हैं, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये आपके पास डिव आ गई है। अब क्या है कि हम इस पर मार्जिन करते हैं। मार्जिन बेसिकली है क्या चीज़, मार्जिन आपके पास इस डिव को मूव करेगा, किसी भी टैग को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी आइटम को अराउंड द स्क्रीन मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है मार्जिन का टैग। मैं ये आपको लिख के दिखा देता हूँ, मार्जिन टॉप लिखता हूँ एंड 50 पिक्सल्स, सेव करता हूँ, आपको बता देता हूँ ये मार्जिन टॉप क्या होगा, 50 पिक्सल जाके जो भी जिस टैग पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस टैग के उस एलिमेंट के टॉप पे जाके पहले 50 पिक्सल स्क्रीन ब्लैंक छोड़ देगा। मैंने डिव पे किया है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डिव पे आएगा टॉप पे, ठीक है, यहाँ से टॉप से उसकी 50% जो है ना ब्लैंक छोड़ देगा। सेव करता हूँ मैं, यहाँ से आकर रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी, ये देखें आपके पास छोड़ दिया उसने ब्लैंक, लेकिन मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ 100 पिक्सल ताकि आपको अगेन सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हाँ ये इस तरह आ रहा है। मैं 150 पिक्सल्स कर देता हूँ, ये देखें इसकी स्क्रीन साइज इंक्रीज़ हो गया है। तो ये आपके पास वो छोड़ता आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लेफ़्ट से करता हूँ, मैं मार्जिन लेफ़्ट कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट, और उसे भी 150 पिक्सल्स कर देता हूँ, ये उसने लेफ़्ट की तरफ मूव करा दिया है। एंड अगर मार्जिन राइट करूँगा तो मार्जिन राइट वो नहीं करेगा यहाँ पर काम, टू 200 पिक्सल कर देता हूँ, चलो 150 पिक्सल ही कर देता हूँ सेम। ये देखिए मैंने रिफ्रेश कर रहा हूँ, वो उसको चाहिए था कि उसे लेफ़्ट की साइड पे ले जाता है राइट साइड वाले, क्यों नहीं, क्योंकि काम करने के लिए मार्जिन को हमेशा किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है। टॉप पे इसका ये बॉर्डर है, टॉप पे बॉर्डर मौजूद है, लेफ़्ट पे भी बॉर्डर मौजूद है, जबकि राइट वाली साइड कोना उसका दूर है, इसी तरह बॉटम वाला भी दूर है।
तो इसलिए राइट और बॉटम काम नहीं करेगा। तो वो इन केस वो अब डिटेल में हम जैसे कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें आएगा तो बता दूंगा कि कैसे काम करता है मार्जिन बॉटम। तो बता देता हूँ मार्जिन बॉटम होता है कैसे, बिल्कुल वो सेम ही है। और 150 पिक्सल कर देता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ, नहीं आ रहा। लेकिन मार्जिन बॉटम का एक और तरीका है कि टॉप को आके माइनस में कर दो, ये देखें। और इसी तरह राइट का भी है तरीका कि लेफ़्ट को आके माइनस में कर दो, ये राइट का हो गया, देखें ये से ले गया है इस पर। अब इस सब को मैं कर देता हूँ कमेंट नॉन एग्जीक्यूट, इससे एग्जीक्यूट नहीं होगा ये आपकी ओरिजिनल आगे डिव। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है मार्जिन, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ये 10 पिक्सल ये लेफ़्ट से है, 20 पिक्सल ये मैं इसे 100 कर देता हूँ, 100 पिक्सल लेफ़्ट से, बॉटम से 500 पिक्सल, ये राइट से इसे 400 पिक्सल। ये तो काम ही नहीं करेगा वैसे राइट वाला, और बॉटम वाला भी, ये बॉटम से आ गया ये वाला। ये देखें आपके पास उसने टॉप से भी छोड़ दिया, राइट से भी छोड़ दिया, लेकिन लेफ़्ट और बॉटम काम, सॉरी टॉप और लेफ़्ट से छोड़ दिया, राइट और बॉटम काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मैं बता दिया है आप लोगों को। ये मार्जिन की शॉर्ट है, पहली मार्जिन लिखेंगे कॉलन, पहली वैल्यू आपकी होगी इसकी क्या कहते हैं टॉप लेफ़्ट की, दूसरी टॉप की, तीसरी राइट की और चौथी बॉटम की। ये आपके पास हो गया मार्जिन का। सेम एज पैडिंग है, पैडिंग के पहले मैं डिव में कर देता हूँ, आप लोगों को फिर पता चलेगा। डिव में कर देता हूँ जी H1 लिख देता हूँ एंड पाकिस्तान, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये आपके पास आ गया। उसने H1 पे देखें, यहाँ पर भी उसने आके रेड कलर इंप्लीमेंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने H1 जितने भी हैं तमाम पे किया है, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं रिमूव करके H2 करते हैं। ये आ गया आपका, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे ये पूरे लेफ़्ट पे शोर है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हम क्या कहते हैं कि इस पे अब काम करेंगे। हम कैसे करेंगे, उसी डिव पे आते हैं, पैडिंग टॉप 100 पिक्सल, सेव किया। रिफ्रेश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करेगा। मार्जिन क्या था कि उस एटम को उठा देता था, उठा के साइड पे ले आता था, चीज़ चेंज कर देता था उसी चेंज। अब मतलब वो एटम के बाहर काम करता था एटम को मूव करने के लिए, और अब पैडिंग जो है ना एटम के अंदर काम करेगी, काम वही होगा। पैडिंग टॉप करता हूँ मैं, ठीक है, पैडिंग टॉप की। अब टॉप से क्या करेगा, इसी में 100 पिक्सल्स और ऐड कर देगा टॉप से, मतलब इस एटम से ऊपर। रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं उसने टॉप में से और ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ पैडिंग लेफ़्ट करता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, सेव करता हूँ। लेफ़्ट से इसमें और ऐड कर देगा, ये देखें लेफ़्ट पे उसने 200 पिक्सल्स और ऐड कर दिया। इसी तरह पैडिंग राइट 200 पिक्सल उसने ऐड कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ये सारा दूर नहीं था इसलिए। और सेम एज पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम ये आ रहे हैं। टू 200 पिक्सल, सेव करता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, फोकस कीजिएगा, ये उसने ऐड कर दिया 200 पिक्सल पैडिंग बॉटम से। अब मतलब क्या है कि पैडिंग बॉटम से भी काम कर रही है और टॉप से भी। ये हो गया आपका, पैडिंग का भी हो गया, मार्जिन भी हो गया, पैडिंग भी हो गया। अब हम क्या करते हैं अपना बॉर्डर। लेकिन मैं आप लोगों को बताया है कि ये लाजमी नहीं है कि हम पैडिंग और मार्जिन सिर्फ मार्जिन वगैरह इस पर इम्प्लीमेंट करें। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर स्पैन का टैग लगाता हूँ, पाकिस्तान लिखता हूँ मैं, यहाँ पर सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ये आपके पास टॉप पे आ रहा है यहाँ पर कोने में ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉल करता हूँ, इसके अंदर CSS के अंदर स्पैन, ठीक है। और स्पैन के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखें मार्जिन में से इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट। आप देख सकते हैं कोने में आ रहा है पाकिस्तान, लेकिन मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं सॉरी वो कर देता हूँ, जूम करता हूँ। ये देखें आपके पास कोने में आ रहा है पाकिस्तान। अब मैं क्या करता हूँ पैडिंग लेफ्ट, मार्जिन लेफ़्ट, इस पर 300 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखें उसने क्या किया, ये इसने यहाँ पर 300 पिक्सल से लेफ़्ट पे ले आया है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्जिन
वगैरह किस चीज़ पे, दोनों पे इम्प्लीमेंट करता है। पैडिंग इस पे सॉरी डिव पे भी और किसी भी टैग पे भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब हम पढ़ने लगे हैं CSS के। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल रो लगा देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमारे बॉटम पे ये रो आ गई हैं दो। मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पर हमें इतनी काफ़ी है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम देखते हैं कि आईडी और क्लास का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, आईडी एंड क्लास का कंसेप्ट अब देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सिंपल हम एक टैग लिखते हैं H1। ठीक है, H1 नहीं, यहाँ पर मैं H3 लिख लेता हूँ, या पैराग्राफ लिख लेते हैं, लाजमी नहीं है। पैराग्राफ लोरम 10 वर्ड्स, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। आपके पास बॉटम पे एक पैराग्राफ शो हो रहा है। अब हम कहते हैं कि यार देखें, एक और पैराग्राफ में लिख देता हूँ पी लोरम 20 वर्ड्स। ठीक है, एक और भी लिख लेता हूँ पी लोरम 30 वर्ड्स, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। 3 पैराग्राफ आ गए आपके पास डिफरेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ स्टाइल में, पी को कॉल करता हूँ और इसका बैकग्राउंड में चेंज कर देता हूँ जी, रेड किया है मैंने। देखें यहाँ पे मैंने एक पी लिखा है और तीनों पे इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं सिर्फ पहले का करना चाहता हूँ, या दूसरे का, या तीसरे का, या किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ का उसे चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल आपने क्या करना है, आईडी एंड इसका कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, पी के ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर हम स्टाइल लिखते थे वहाँ पर लिखेंगे आईडी इक्वल टू डबल कोटेशन। यहाँ पर कोई भी नाम लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ हसान। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। वो हमने रिमूव कर दिया था, इसलिए उसने बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया CS। ठीक है, अब आईडी क्या है, आईडी आपका आईडी कार्ड नंबर है, सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। वो सेम एज आईडी इसी का नाम है कि ये सिर्फ इसी का होगा आईडी। किसी और को हम देंगे तो वो काम करेगा, लेकिन बाद में मसला पैदा करेगा, एरर देगा। तो ये आपके पास आईडी का कंसेप्ट है। सेम एज क्लास का हम लेंगे, क्लास का बिल्कुल नाम की तरह होता है, लेकिन आईडी हो गया, ये हमने उसे एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जो बाकियों का नहीं है। अब ये नाम हम CSS के अंदर कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम लिखते थे, देखें स्पैन का, जैसे अभी हम पैराग्राफ है, पहले हम इस तरह लिख देते टैग का नाम, लेकिन अब नहीं। अब हम क्या करेंगे, टैग के नाम की जगह हैश लगाएंगे पहले, एंड देन आईडी लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। टैग के नाम की जगह हमने हैश लगा के आईडी का नाम लिखना है, आईडी जो भी थी। आईडी के लिए हैश लगाएंगे। क्लास के लिए अभी मैं बता दूंगा फर्दर रूल है। क्लास क्या है, आईडी सिर्फ एक बंदे को असाइन की जा सकती है, एक टैग को हम असाइन करेंगे आईडी कार्ड नंबर की तरह बिल्कुल। और उसको कॉल कैसे करते हैं, आईडी वहाँ पर लिखेंगे पहले, आईडी इक्वल टू डबल कोटेशन, एंड देन हमने क्या करना है, उसको CSS के अंदर कॉल कैसे करना है, हैश उसका नेम एंड सेम एज जो बाकी रूल था करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आके मैं इसका बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट करता हूँ, रेड कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं सिर्फ उसने पहले वाले को कलर को चेंज कर दिया है। अब ना मैं एंड वाले को भी एक आईडी दे आता हूँ। ठीक है, एंड वाले को यहाँ पर आया, आईडी हसान 1 मैंने इसे आईडी दे दिया, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं आया। सिंपल मैं जाता हूँ यहाँ पर हैश लगाता हूँ हसान 1 एंड बैकग्राउंड कलर एंड ग्रीन कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ये देखें आपके पास बॉटम पे उसका आ गया बैकग्राउंड कलर चेंज। ठीक है, हैश लाजमी लगाना है, हैश आईडी कॉल के। अब देखें मैं यहाँ पर हैश रिमूव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपको नहीं आ रहा चेंजिंग। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उस पर रूल है, सिंटैक्स है, हैश लगाना आईडी कॉल करने के लिए। ये हो गया। अब दरमियान वाले को मैं दे देता हूँ जी क्लास। क्लास कैसे दी जाती है, क्लास का सेम वही कंसेप्ट है जैसे नाम का है। एक नाम के कई बंदे हो सकते हैं, लेकिन एक आईडी के बंदे नहीं हो सकते। इसी तरह एक नाम के बंदे कई हो सकते हैं, नोमान नाम के कई बंदे हो सकते हैं, हसान नाम के कई बंदे हो सकते हैं, असद नाम के कई बंदे हो सकते हैं। सेम है, कोई भी नाम हो उसके मल्टीपल जो है ना बंदे हो सकते हैं एक टाइम में। जैसे हमारे क्लास में रोल नंबर होता है, टीचर कॉल करता है रोल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, एक बंदे का एक होता है। इसी तरह अगर वो कॉल करता है जी असद, कई हो सकते हैं क्लास में असद, हसान कई हो सकते हैं हसान। तो इसलिए रोल नंबर, आपका रोल नंबर आप समझ लें आईडी है, क्लास आपकी क्या है, नेम है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड मिड वाले पैराग्राफ के अंदर आता हूँ,
सेम वही काम है, पहले हमने आईडी डबल इक्वल टू डबल कोटेशन लिखा, तो यहाँ पर हम क्लास लिखेंगे इक्वल टू डबल कोटेशन और नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इस क्लास का नाम रख देता हूँ जी हसान 2। ठीक है, ये क्लास का नाम हो गया, वो आईडी का था, ये क्लास का था। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, वहाँ हम हैश लगाते थे, यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट, बाकी सारा कुछ सेम है। और बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ जी येलो, सेव करता हूँ और ये हो गया रिफ्रेश। ठीक है, ये दरमियान वाले को उसने कॉल कर दिया। ये आपका आईडी का कंसेप्ट था, क्लास का कंसेप्ट था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आईडी और क्लास का कंसेप्ट हो गया, अब हम बॉर्डर करते हैं। बॉर्डर क्या चीज़ है बेसिकली। ठीक है, बॉर्डर हम क्या करते हैं जी, मैं एक डिव बना लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं आईडी दे देता हूँ जी HK। ठीक है, यहाँ पर आके कॉल करता हूँ, आईडी कॉल कैसे होगी। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या होगा, ये हो गया आपके पास CSS इसकी। ठीक है, ये हो गया उसकी आईडी हो गई। अब क्या है, बॉर्डर लिखना है हमने। ठीक है, सबसे पहले हम एक डिव डिफाइन करते हैं, विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर येलो। सेव करता हूँ और आगे रिफ्रेश करता हूँ। उसने बॉटम पे एक ये ज़्यादा हो गया है तो हम इसके कर देते हैं जी 100। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये आपके पास उसने एक डिव दे दिया है, ये वाली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं कहता हूँ इसके ना राउंड अबाउट एक बॉर्डर सा हो। बॉर्डर क्या होगा, सबसे पहले हम उसके प्रॉपर्टी लिखेंगे बॉर्डर कलर, कलर कोई भी दे सकते हैं, मैं इसे दे देता हूँ बॉर्डर का कलर ब्लैक। उसके बाद मैं लिख देता हूँ बॉर्डर विड्थ और मैं कह देता हूँ जी 1 पिक्सल, उसकी मतलब चौड़ाई बॉर्डर की कितनी हो। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल आप कोई भी लिख सकते हैं, डैश्ड है आपके पास, डबल है, ये देखें डॉटेड है, तो मैं क्या डॉटेड कर देता हूँ। सेव करता हूँ, ये आपके पास छोटा सा बॉर्डर शो हो रहा है लेकिन मैं इसकी चौड़ाई कर देता हूँ 3 पिक्सल। ये देखें आपके पास और बॉर्डर ब्लैक कलर का शो हो रहा है, मैं इसे कर देता हूँ 5। ये आपके पास देख सकते हैं बॉर्डर शो हो रहा है उसके राउंड अबाउट। मैं इसका और स्टाइल चेंज कर देता हूँ, मैं स्टाइल कर देता हूँ जी डैश्ड, वो देखें आपके पास डैश हो गया है। और इसके बाद एक और कर देते हैं सॉलिड, ये आपके पास सॉलिड का बॉर्डर शो हो गया, ये आपके पास बॉर्डर शो हो रहा है इस टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, सेव करता हूँ, बॉर्डर रिमूव हो गया है। इसकी प्रॉपर्टी है शॉर्ट एंड बॉर्डर, सिर्फ लिखना है बॉर्डर कॉलन एंड सेमीकोलन। इसके अंदर हम लिख देंगे उसकी पहले, ये इसकी तरतीब कोई भी नहीं है, पहले आप सॉलिड लिख दें। ये हो गया जी उसका स्टाइल। ठीक है, उसका ये कलर हो गया एंड 3 पिक्सल उसकी चौड़ाई होगी। ये आप देख सकते हैं उसने वो कर दिया है। यहाँ पर मैं सॉलिड की जगह लिख देता हूँ जी डबल, ये उसने डबल कर दिया लेकिन छोटा सा है तो वो शो क्यों नहीं हो रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं मैंने इंक्रीज़ किया तो वो डबल एक उसका बॉर्डर शो हो रहा है, ये आपके पास। अब इसके ये लाजमी नहीं है कि पहले ये करो, मैं अब 5 पिक्सल ना इधर से कर देता हूँ, तरतीब इसकी नहीं है। मार्जिन एंड पैडिंग में है तरतीब लेकिन इसमें नहीं है। रिफ्रेश करता हूँ फिर भी सेम आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके पास बॉर्डर। अब सेम एज मैं इससे भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक और है, मैं यहाँ पर इस ये वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ सेम, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। बॉर्डर बॉटम बिल्कुल वही है जैसे पैडिंग बॉटम या मार्जिन बॉटम, तो पेस्ट करता हूँ। अब सिर्फ बॉर्डर बॉटम पे आएगा, मैं इसे चेंज कर देता हूँ बॉर्डर लेफ़्ट, ये सिर्फ लेफ़्ट साइड पे शो होगा। बॉर्डर टॉप कर देता हूँ मैं इसे, ये टॉप पे आएगा। बॉर्डर राइट कर देता हूँ, ये उसने राइट पे कर दिया सिर्फ बॉर्डर, ये हो गया। ठीक है, अब एक और काम, यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ एंकर टैग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी क्लिक मी, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आपके पास ये एक बॉर्डर बॉटम पे शो हो रहा है, तो ये देखें ये अंडरलाइन है, बिल्कुल स्टार्ट के बटन से ऊपर एक बॉटम पे राइट साइड पे बॉटम पे एक बॉर्डर शो हो रहा है। मैं इसे मज़ीद जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास शो हो रहा है क्लिक मी का एक एंकर बटन।
एक लिंक शो हो रहा है एंकर, ठीक है। ये अंडरलाइन है, मैं कहता हूँ कि नहीं यार ये अंडरलाइन ना हो, इसका मैं स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ पर उसे टैग के नाम से कॉल कर लूँगा। जितने भी होंगे सब पे एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन, ये अंडरलाइन आ रहा है टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको आप कर दें नन। ये देखें आपके पास अंडरलाइन रिमूव हो गया। इसको कर देते हैं अंडरलाइन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, ये अंडरलाइन हो गया, लाइन थ्रो हो गया। ये देखें वही जो हमने CSS के अंदर किया था, लाइन थ्रो हो गया। ये देखें जो CSS में डेल का ऑप्शन था ये वही है CSS के ज़रिए, सॉरी HTML में हमने ये काम डेल के ऑप्शन से किया था, डेल के टैग से। ये हो गया लाइन थ्रो हो गया। और एक और है, इसको ओवरलाइन भी कर सकते हैं, ये लाइन थ्रू एंड ओवरलाइन। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं वो लाइन उसके ऊपर चली गई है। ये आपके पास हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए, ठीक है। अब एक और काम करते हैं हम, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। LI मैं ये देख लें कि यहाँ पर लिख देता हूँ जी, पहले का I बड़ा रख देता हूँ आइटम और बाकी छोटे आइटम 1, दूसरे आइटम का कर देता हूँ जी I सारे छोटे, और तीसरे का कर देता हूँ जी सारे बड़े कैपिटल। ये हो गया, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये आपके पास बॉटम पे एक लिस्ट शो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट हमारी कौन सी है, OL है, यहाँ पर मैं OL कॉल करता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपके पास, इसका कैपिटल हो गया, छोटे रूप में ये करने के लिए होता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले हम अपर केस कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, OL के अंदर जितने भी टेक्स्ट होगा ना वो सारा का सारा अपर केस में होगा। ये देखें कुछ छोटे में है कुछ बड़े में है, लेकिन आप रिफ्रेश किया है सारा का सारा अपर केस में शो हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल किया है अपर केस, ठीक है। अपर केस शो किया है, अपर केस मैंने शो किया है यहाँ पर। अब ना मैं यहाँ पर अपर केस की जगह कर देता हूँ लोअर केस, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सारे के सारे मैंने पहले कुछ अपर केस में लिखे थे कुछ लोअर केस में लिखे थे, सारे के सारे लोअर केस में हो गए हैं। और अब है कैपिटलाइज, सेव करता हूँ, तीसरी वैल्यू ये देखें आपके पास कैपिटलाइज हो गई है। यहाँ पर ये सब उनके तमाम के पहले जो वर्ड है ना वो अपर केस में, बाकी सारे लोअर केस में, मतलब पहले अपर केस में बाकी उनके ओरिजिनल फॉर्मेट में है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं, इसी पे कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन। ये क्या होगा आपके पास, टेक्स्ट को जो है ना अलाइन करेगा, सेंटर कर देता हूँ, अलाइन करेगा, उसकी तरतीब लाएगा सेंटर में। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें आपके पास जो उसका टेक्स्ट था ना वो सारा सेंटर में आ गया है, ठीक है। उसके बाद एक और वैल्यू है राइट, रिफ्रेश करता हूँ, उसने राइट साइड पे ले आया है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लेफ़्ट है। सेव करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल पे ले आया है। और उसके बाद ना मैं एक और ये वैल्यू ना पैराग्राफ पे, हमारा पैराग्राफ कौन सा था, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिख लेता हूँ, OL के बाद P लोरम 2, चलो हो गया, ये इतना भी हुआ है, ठीक है। ये आपके पास एक सॉरी कम है, लोरम 200 वर्ड्स, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये आपके पास पैराग्राफ आ रहा है। ये आप देख सकते हैं उसकी तरतीब चेंज हो रही है, कोई पहले ख़त्म हो रहा है कोई बाद में हो रहा है। एंड पे देखें इसका ना कोई तरतीब में नहीं हो रहा, राइट साइड पे तो, लेफ़्ट साइड पे तो तरतीब में है, यहाँ पर राइट साइड पे तरतीब में नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ID दे देते हैं P1, पहले हमने ये ID किसी को नहीं दी, तो यहाँ पर मैं जाके कॉल करता हूँ P1 को, सॉरी, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं वो सेंटर में ले आया है, ठीक है, कोई सबको सेंटर में ले आया है। लेफ़्ट साइड पे भी बराबर स्पेस छोड़ी है और राइट साइड पे भी, लेकिन मैं यहाँ कर देता हूँ जस्टिफाई। देखें दोनों साइडों पे उसने स्पेस छोड़ ही नहीं रहा, बराबर एंड हो रहे हैं दोनों साइडों पे ना, स्पेस नहीं छोड़ रहा। ये होगी वैल्यूज़ टेक्स्ट अलाइन की, 4 वैल्यूज़, लेफ़्ट राइट जस्टिफाई एंड सेंटर। उसके बाद हम एक और पढ़ने लगे हैं टेक्स्ट शैडो। हमारा लेक्चर देख लेते हैं कितना लेंथी हो गया है। ओके, अब ना मैं यहाँ पर एक
1, सॉरी यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी 3 शेडो टेक्स्ट है, ये बॉटम पे उससे शो हो रहा है। यहाँ पर मैं इसे मज़ीद जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन। आपके पास बॉटम पे ये शेडो शो हो रहा है, ये हेडिंग है। इसके मैं आईडी दे देता हूँ SHD, ठीक है। शेडो की मैंने वैसे दी है, जो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे कॉल करता हूँ SHD, सेव करता हूँ। अभी कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए आपके पास टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट शेडो। और आपने क्या करना है, टेक्स्ट शेडो सबसे पहले आप लोग एक वैल्यू देंगे n पिक्सल्स, कितने भी, मतलब 4 पिक्सल में दे देता हूँ। ये वैल्यू आपके पास लेफ़्ट से राइट वैल्यू काम करेगी ये। उसके बाद 3 पिक्सल्स ये टॉप से बॉटम, एंड कलर मैं दे देता हूँ रेड। ये हो गया आपके पास शेडो शो हो रहा है, देखें अब टॉप लेफ़्ट से राइट। अब मैं इसे कर देता हूँ जी लेफ़्ट से राइट वाली को 40 पिक्सल, वो लेफ़्ट पे ले गया 40 पिक्सल। और टॉप से राइट वाले को इसी तरह मैं और मज़ीद कर देता हूँ, टॉप से बॉटम वाली को सेव करता हूँ, ये रिफ्रेश, उसने नीचे लिया। ये शेडो उसी का है, ठीक है। अब कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका ग्रीन कर देता हूँ, और मैं इनकी ये वैल्यू कम कर देता हूँ जी 10 काफ़ी है, ठीक है। ये आपके पास ग्रीन आ गया। अब देखें ये ना ब्लर नहीं है, आप कहते हैं ज़रा ब्लर हो, ऐसे लगे कि साया है। तो यहाँ पर थर्ड वैल्यू ना आप दे सकते हैं 2 पिक्सल, मैं इसे ब्लर कर देता हूँ। अब देखें वो ब्लर सा हो गया है, 2 पिक्सल मैंने कर दिया। मैं कर देता हूँ जी नहीं 1 पिक्सल करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, वो कम हो गया है 0 बेसिकली 0.0 से लेकर 1 तक बहुत अच्छी वैल्यूज़ जो आप इससे दे सकते हैं वो शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ 2 पिक्सल, ताकि आपको लगे कि ये वाकई ब्लर हो रहा है। ये ब्लर कैसे होता है, बेसिकली ओपेसिटी नाम का एक जो मतलब टैग है। अब मैं ना यहाँ पर किसी और को ना ओपेसिटी स्पैन जो हमने कॉल किया था ना, स्पैन पे जाता हूँ, यहाँ पर ओपेसिटी करता हूँ। ओपेसिटी आपकी ब्लर करता है। यहाँ पर हम ऊपर आते हैं, यहाँ पर आप ये स्पैन, ये पाकिस्तान लिखा हुआ, इसको देखें, आप इस पर फोकस करना है। ओपेसिटी आपकी, ओपेसिटी की वैल्यू होती है 0 से लेकर 1 के दरमियान। मैं यहाँ पर 0.9 कर देता हूँ, इसे सेव किया, रिफ़्रेश किया, वो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिनल इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं इसे 0.5 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब देख सकते हैं उसने ब्लर कर दिया थोड़ा सा, अभी भी आपको शो नहीं हो रहा, 0.1 करता हूँ। अब आप देखें वो पाकिस्तान उसने बहुत ज़्यादा ब्लर कर दिया। ओरिजिनल वैल्यू उसकी क्या होती है 1 करता हूँ, वो बिल्कुल ब्लैक हो गया है। और 0.3 पे करता हूँ, रिफ्रेश, उसने वो देखें कर दिया। आप 0.1 करता हूँ। ये आपके पास किसी भी टाइप पर आप ओपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली ब्लर करने के लिए, ठीक है। हमने ओपेसिटी शेडो पे भी यूज़ की है। उसके बाद आपका ये जो हो गया शेडो भी हो गया, ओपेसिटी भी हमने कर लिया है। अब हम एक यहाँ पर P1 है ना, P1 पे ही प्रैक्टिस करेंगे, ये वाली। ये देखें आपने यहाँ पर इन दोनों L और O के दरमियान आपने स्पेस देख लेनी है, लोरम, 2 लेटर्स के दरमियान आपने स्पेस दे लेनी है, ठीक है, करैक्टर्स के दरमियान। तो वो क्या है आपके पास, इसको हमने इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ कैसे करेंगे। मैं सिंपल CSS में जाता हूँ, P1 की, यहाँ पर एक टैग है, प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग, और यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ 3 पिक्सल। इन दोनों के दरमियान, मतलब 2 वर्ड्स के दरमियान ना, ये देखें उसने हर वर्ड के दरमियान उसने वो स्पेस इंक्रीज़ कर दी है। इधर देखें, मैं इसे 13 पिक्सल कर देता हूँ, फ़र्ज़ किया। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है, ये उसने ज़्यादा कर दिया, तो मैं इसे कर देता हूँ कमेंट, सॉरी Ctrl+Z, कमेंट हो गया। अब ना मैं इसको कर देता हूँ जी लेटर स्पेसिंग हो गई। लेटर स्पेसिंग के बाद वर्ड स्पेसिंग की एक प्रॉपर्टी है 220 पिक्सल, सेव करता हूँ। रिफ्रेश करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसे भी कमेंट कर देता हूँ। यह आपको ओरिजिनल पैराग्राफ आ गया। अब 2 लोरम और इप्सम के दरमियान देखें स्पेस, इस पर फोकस करना है। 2 ये अब वर्ड्स के दरमियान स्पेस को वो करेगा। सेव करता हूँ, इंक्रीज़ कर दिया उसने स्पेस, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ जी 200, बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखें उसने 2 वर्ड्स के दरमियान स्पेस इंक्रीज़ कर दिया एंड 200 पिक्सल उसको स्पेस कर दिया। मैं इसे 20 पिक्सल तक ले आता हूँ, काफ़ी है। ये हो गया आपका मतलब टेक्स्ट वर्ड स्पेसिंग। अब लाइन की हाइट, एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान हाइट देख लें आप इन दोनों को वैल्यूज़ को माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं -20 कर देता हूँ, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। देखें सेम आप
मैं माइनस, आप लेटर स्पेसिंग को भी माइनस में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं दो लाइंस के दरमियान स्पेस देखें आप, अब लाइंस के दरमियान हम लाइन हाइट की नाम की प्रॉपर्टी है और मैं इसे कर देता हूँ 30 पिक्सल। ये याद रखिएगा, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी जो है, सॉरी ये इसे कमेंट कर देता हूँ, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी आपके पास माइनस में यूज़ नहीं होगी। लाइन हाइट एंड सॉरी एंड 30 पिक्सल उसने इंक्रीज़ कर दिया। लाइंस के दरमियान हाइट मैं 300 कर देता हूँ। ये देखा उसने एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान स्पेस इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है, ये आपके पास लाइन हाइट है। सो हमने लाइन हाइट को भी कर लिया। अब ना मैं इसे कर देता हूँ कमेंट और ओरिजिनल आपके पास टेक्स्ट है वो, सॉरी ये शो हो गया। अब आप ना लोरम को देखें, पहले वर्ड को, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप कहते हैं कि नहीं यार ये सेंटर से स्टार्ट हो, पैराग्राफ एंड से स्टार्ट हो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इंडेंट की। टेक्स्ट इंडेंट 30 पिक्सल। अब वो देखें वो 30 पिक्सल आगे से शो स्टार्ट हुआ। मैं 300 कर देता हूँ, सेव करता हूँ। वो देखें वो यहाँ से शुरू हुआ। आप इससे इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, सॉरी पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी किसी भी चीज़ के टेक्स्ट को आप इंडेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ना ये पैराग्राफ आ रहा है मल्टीपल लाइंस के अंदर। मैं इस पर एक और प्रॉपर्टी लगा देता हूँ जी, वाइट स्पेस नो रैप। नो रैप इसकी देखें, अब ना वो मल्टीपल लाइंस के अंदर नहीं, एक ही लाइंस के अंदर आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमने उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया नो रैप। अगर बाय डिफ़ॉल्ट है इसकी वैल्यू रैप, वो देखें रैप आ रहा है। अगर नो रैप करें तो वो एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पैराग्राफ की वैल्यू, ये देखें एक ही लाइन के अंदर शो हो रहा है। ये हो गया आपके पास। अब हम करने लगे हैं ओवरफ्लो। अब देखें यहाँ पर, अब जैसे नो रैप किया है उसने ना, ये आपके पास नीचे एक स्क्रॉल बार लिया है। आप कहते हैं स्क्रॉल बार ना हो, चाहे बाकी हिडन हो जाए। ठीक है, बाकी पैराग्राफ हिडन हो जाए, तो आपने आना है यहाँ पर पूरी HTML को कॉल करना है, HTML टैग को। ये अब क्या होगा पूरे इसके अंदर, ये देखें ये है ना, सॉरी बॉडी को करना है हमने। यहाँ पर बॉडी को कॉल करेंगे। बॉडी को कॉल करने के बाद आपने क्या करना है, ओवरफ्लो हिडन, रिफ्रेश करता हूँ, आप स्क्रॉल बार रिमूव हो गया। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन हो गया। विजिबल आप करेंगे, ये आपका शो हो रहा है। ये आपके पास दो प्रॉपर्टी, बॉडी मतलब बॉडी का मतलब है पूरी HTML की ये जो वाइट स्पेस है ना, इस पर इंप्लीमेंट हो रहा है। मैं यहाँ कर देता हूँ हिडन, सेव करता हूँ। ये आपके पास ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो के बाद अब देखिए हमने मार्जिन और पैडिंग ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें पहले स्पैन के टैग को रिमूव करना पड़ेगा। मैं स्पैन का टैग रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमने ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है। तो विजिबल कर देता हूँ मैं, उसने वो पूरा जो स्क्रॉल बार था उसको रिमूव कर दिया था। ये अब मैं जाता हूँ टॉप पे और इसका ना जो डिव है इसका ये पैडिंग और मार्जिन वगैरह को मैं कर देता हूँ कमेंट, रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अब तो ना ही कोई मार्जिन है ना ही कोई पैडिंग है इस पर। तो ये क्यों, यहाँ से भी इसने स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे से भी स्पेस छोड़ी हुई है। ये इस पर यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है आपका ना, स्टार लगाएंगे डबल कोटेशन, ये क्या होगा आपके तमाम टैग्स पर, ये जो बॉडी के अंदर जो टैग्स हैं उन तमाम पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे इसकी, ये जो इसके अंदर जो भी लिखेंगे। अब मैं लिखता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं उसने वहाँ से ख़त्म कर दिया जो ऊपर स्पेस थी। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं आज के CSS के क्रैश कोर्स के, जो कि अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उनके लिए हम एक अलग से फ़ाइल बना लेते हैं, इंडेक्स 2 के नाम की बना लेता हूँ मैं। बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। सॉरी ये तो हमारी न्यू फाइल है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, उसकी इंडेक्स 2 नाम की फ़ाइल को ओपन करता हूँ, ब्लैंक आ रही है बिल्कुल। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ, डिव, हाँ डिव बना लेता हूँ
और हम एक नहीं बल्कि मैं मल्टीपल डिव बना लेता हूँ। सेव करता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं जी, ये इसे रीसेट कर देते हैं, ओरिजिनल पे आ गया। अब इसका ना मैं जाता हूँ, तमाम डिव को कॉल करता हूँ, उनकी तमाम डिव को कॉल किया मैंने। विड्थ कर दिया है 200 पिक्सल, हाइट कर दिया 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर कर दिया है रेड। मार्जिन टॉप कर देता हूँ जी, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ये क्या होगा कि हर डिव ना ऊपर से अपने 10 पिक्सल छुड़वा देगी। ठीक है, कंपाइलर को क्या है कि ये देखें रिफ्रेश, इसने यहाँ से 10 पिक्सल छोड़ी है, इसने यहाँ से 10 पिक्सल छोड़ी है, इसने यहाँ से। ठीक है, ये आ गई आपके पास डिव्स। अब ये तो और ये देखें, इसने अपने एक आई है, अब दूसरी को ये साइड पे आने भी नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि ये इनलाइन है। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, डिव को करूँगा डिस्प्ले। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो पूरी अपनी विड्थ ऑक्यूपाई करें अपने पेरेंट की। इसका पेरेंट कौन सा? पूरी बॉडी है, तो ये बॉडी का ना पूरी, इसलिए देखें अब पूरी इसने विड्थ ऑक्यूपाई की होगी। यहाँ पर मैं डिव आता हूँ ना, ये देखें वो साइड पे आने ही नहीं दे रहे किसी दूसरे को। उसके लिए आपके पास ये हो गया जो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करे अपने पेरेंट की, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक, ये तमाम डिव ब्लॉक लेवल बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक लेवल तो पहले ही है, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को, ब्लॉक लेवल हो गए। अब क्या करता हूँ जी मैं, सॉरी, ये हो गए ब्लॉक। अब इनको मैं चेंज कर देता हूँ इनलाइन। इनलाइन ऐसे होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर आगे ट्रांसपेरेंट हो गए, वो चेंज भी नहीं हो रहे, उन्होंने जगह बिल्कुल ख़त्म कर दी है इनलाइन। अब कहते हैं कि नहीं यार, सब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इनलाइन ब्लॉक अपनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे जो उनको ज़रूरत है, लेकिन बाकी छोड़ देंगे। अब इनलाइन भी होंगे और ब्लॉक भी होंगे। ये देखें आपके पास इनलाइन ब्लॉक हो गए। ठीक है, तमाम के तमाम डिव्स। ये एक डिव पे भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं फ़र्ज़ किया एक, ये देखें मैं डिव पहली को दे देता हूँ ID HK, और यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, सबको ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आता हूँ, और यहाँ पर मैं HK डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक सेव किया, रिफ्रेश किया। अभी तो उसने तो जगह दे दिया, लेकिन ये कह रहा नहीं मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। तो इसके लिए दूसरी को भी वही करता हूँ, ID दे देता हूँ एक HK1, और यहाँ पर उसे कॉल करता हूँ हैश और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा भाई, इसे इनलाइन करता हूँ। अब हाँ, ये अपनी जगह पे नहीं छोड़ेंगे अभी। हाँ, HK1 अभी आ रहा है एरर। अब देखें, क्योंकि हम दोनों एक ही पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ये देखें उसने अपने साइड पे आ गया इनलाइन ब्लॉक। ओके, इनलाइन वो होती है जो अपनी ही जगह ले, बिल्कुल अपनी। ब्लॉक वो अपनी भी ना ले। इनलाइन मतलब ब्लॉक वो होती है, इनलाइन अपनी जगह लेती है, ब्लॉक लेवल अपनी जगह लाजमी लेती है और साइड पे छोड़ देती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद जो इनलाइन ब्लॉक होता है वो अपनी जगह भी लेती है, और साइड इनलाइन ब्लॉक, सॉरी, जो इनलाइन होती है वो सिर्फ अपनी जगह लेती है। ब्लॉक लेवल होती है अपनी जगह भी लेती है और साइड पे अपने एक्स एक्सेस बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं आने देती। उसके बाद जो इनलाइन ब्लॉक होती है वो अपनी जगह भी लेती है और साइड पे भी आने देती है सबको। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी एग्जांपल। यहाँ पर स्पैन SP, ठीक है, यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं बॉटम पे मल्टीपल स्पैन आ रहे हैं, लेकिन वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं H1 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, कॉपी करता हूँ मल्टीपल बार, देखें उसने मल्टीपल लाइंस ऑक्यूपाई किए हेडिंग्स दें, जबकि स्पैन ने सिर्फ एक लाइन दिया। ये स्पैन इनलाइन है, जबकि आपके पास हेडिंग ब्लॉक लेवल है। आप इनको इनलाइन ब्लॉक जैसे हमने डिव को बनाया उसी तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक और डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह का है लास्ट टॉपिक।
एंड वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ना मैं यहाँ पर एक और फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे index3.html, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन, सेव किया है, ये हमारी आउटपुट हो गई ये वाली। अब ना डिस्प्ले फ्लैक्स क्या होगा, वो तो अभी हम खुद उसी टैग पे कर रहे हैं ना। डिस्प्ले फ्लैक्स भी अपने ना, जैसे अभी डिस्प्ले हमने इनलाइन किया था, ब्लॉक किया था, वो जिस टैग पे करते थे उसी पे इम्प्लीमेंट होती थी, ठीक है। और अब डिस्प्ले फ्लैक्स जो होगा ना वो अपने चाइल्ड पे करेगा इम्प्लीमेंट। अब मैं इधर एक कर देता हूँ जी मेन, सिमेंटिक एलिमेंट है, इसके अंदर डिव बना देता हूँ मैं, 3 बना देता हूँ फर्ज किया। ठीक है, अब मैं जाके इसे स्टाइल में कॉल करता हूँ, स्टाइल में जाके मेन को कॉल करता हूँ। सबसे पहले तो डिव को हम तमाम डिव की हम विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल, हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कर देते हैं हम ग्रीन। सेव करता हूँ, ये रिफ्रेश हो गया, ओके ठीक है। ये आपके पास मार्जिन नहीं दिया तो इसलिए वो एरर दे रहा है, सबको एक ही तरह। मैं मार्जिन टॉप कर देता हूँ जी, और 5 पिक्सल में मार्जिन टॉप कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपके पास वो 3 डिव्स बन गई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेन में आता हूँ। मेन में आके अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो उसमें है ही नहीं। हमने तो ये खुद पे इम्प्लीमेंट होता है, जो ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक होता है ना डिस्प्ले, वो जिस टैग पे इम्प्लीमेंट करो उसी पे आता है। अभी हमने डिव पे लगाया तो वो डिव पे, ये देखें, मैं अभी अगर डिव पे करना चाहता हूँ ना, मैं ये सेव करता हूँ, ये देखें ये हो गया ये, ठीक है। 1 मिनट, ओके। अब ना इनलाइन ब्लॉक हो गया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आपका जिस टैग पे इम्प्लीमेंट करोगे उसी पे, जिस टैग पे लिखोगे उसी पे इम्प्लीमेंट होगा। जबकि जो डिस्प्ले फ्लैक्स है ना, अभी इस पे इनलाइन ब्लॉक मैंने लगाया, वो देख लें, रिफ्रेश, वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। अगर हम इस पे कर दें डिस्प्ले फ्लैक्स, उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। मार्जिन अब लेफ्ट भी यहाँ पर देना पड़ेगा 5 पिक्सल, ठीक है। क्योंकि है उसने क्या है कि डिस्प्ले फ्लैक्स जो होगा ना, वो इसके जो मेन के अंदर हमें इम्प्लीमेंट किया, जिस टैग पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसके जो तमाम चाइल्ड्स होंगे ना, उनको जाके वो इनलाइन ब्लॉक कर देगा। ये मेन है, मेन के चाइल्ड कितने डिव, उन्हें तमाम डिव को ला के इनलाइन ब्लॉक कर दिया डिस्प्ले फ्लैक्स का। डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी एक और है, अगर डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो ही ये इम्प्लीमेंट होगा, और ये हमेशा चाइल्ड पे इम्प्लीमेंट होगा, जिस टैग पे हम राइट कर रहे हैं उसी चाइल्ड पे इम्प्लीमेंट होगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये इसने सेंटर पे ला दिया है। अब मैं इसे डिस्प्ले फ्लैक्स को रिमूव करता हूँ अगर, तो वो ख़त्म कर देगा। इसके लिए क्या है कि मतलब जो डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है वो जस्टिफाई कंटेंट के लिए मैंडेटरी है, लाजमी है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया, लेफ्ट राइट कर सकते हैं आप, राइट, सॉरी, स्पेस अराउंड, उसने क्या किया है, स्पेस अराउंड लगा दिया है, ठीक है। उसके इधर से भी स्पेस, इधर से भी, लेफ्ट राइट से भी स्पेस कर दिया, और दरमियान में भी। अगर हम स्पेस बिटवीन कर देते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, उसने लेफ्ट राइट से रिमूव कर दिया और बिटवीन कर दिया, ये आपके पास हो गया जस्टिफाई कंटेंट की। अलाइन आइटम्स की वही हो गया, जैसे अलाइन आइटम सेंटर वगैरह, ये अभी ऊपर वाली हमने लगाई है तो ये इसलिए ये उसने कर दिया अलाइन आइटम सेंटर, वो अब बाद में कर लीजिएगा। मेन, क्योंकि मेन तो सेंटर में आ ही जाएगा, ये खुद इस पे होता है। ये मैं इसे कट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी यहाँ पर काम नहीं कर रही, तो मैं बाद में स्टडी करके आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। अब हो गया ये इंटरनल CSS करते रहे हैं हम हेड के अंदर। एक्सटर्नल CSS कौन सी होती है, वो अलग से फाइल होती है, ठीक है। अब मैं ना
इसका CSS को करता हूँ यहाँ से कट, सेव करता हूँ, आपकी CSS कर दी मैंने रिमूव, ठीक है, यहाँ पे भी रिमूव। अब ना एक टैग है आपके पास लिंक का, स्टाइल शीट रिलेशन लिखेंगे उसका, और href के अंदर हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे। एक्सटर्नल फाइल कैसे बनाएंगे, हमने स्टाइल नाम रख देते हैं उसका कोई भी, और .css इसकी एक्सटेंशन है। मैंने एक्सटेंशन बता चुका हूँ आप लोगों को। .html डॉक्यूमेंट्स होती है, .pdf होती हैं और मुख्तलिफ होती हैं, और जो CSS की फाइल होती है ना एक्सटर्नल, उसकी स्टाइल .css है। .css इंटर करता हूँ, ये आपके पास CSS बन गई है। सेम उसी तरह कोडिंग करनी है जैसे हमने अभी यहाँ पे की थी, मैंने वही कॉपी की है, ये पेस्ट कर दी है। जैसे हम सिर्फ वो क्या था, हम स्टाइल के टैग के अंदर लिखते थे, अब ये अलग से फाइल के अंदर लिखेंगे। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इन दोनों को लिंक नहीं किया। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिंक लिखा है हमने, रिलेशन उनका स्टाइल शीट है href, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ फाइल का style.css, ये आपके पास वो आ गई है। ये एक्सटर्नल CSS भी इंटरनल CSS सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है कि आपने वही कोड वहाँ पर भी लिख सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि एक्सटर्नल CSS यूज़ करें। काम करते हुए आप बेशक इंटरनल यूज़ कर लें। इंटरनल जब आप काम कंप्लीट हो जाए उसको कट करें, अलग से फाइल बनाएं, उसमें पेस्ट करके दोनों को लिंक कर दें, आपका एक्सटर्नल CSS हो जाएगी। इस तरह आपकी जो फाइल है वो मतलब फास्ट होगी। फास्ट कैसे होगी, यहाँ से कंट्रोल डॉक टाइप से शुरू होता है, यहाँ पे आता है पहले वो तमाम CSS को रीड करेगा। CSS को रीड करने के बाद यहाँ पे आएगा, उसने इस डिव को रीड किया है, रीड करने के बाद वो ऊपर जाएगा, दोबारा इस डिव का दोबारा स्टाइल ढूंढेगा, ये स्टाइल है, इसको रीड करेगा, फिर नीचे वाले तमाम स्टाइल को दोबारा रीड करता आएगा, तो इसका टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनएफिशिएंट है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर उसका स्टाइल ही नहीं है, यहाँ पर आएगा वो डिव को करेगा, अलग फाइल में जाएगा, यहाँ पर देखें अलग फाइल, यहाँ पर वो आके उसको रीड आउट करेगा। तो ये तो हमारा आज का CSS का मतलब एक लेक्चर। होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं ahsanmalik2001@gmail.com या amazon1178@gmail.com, या मुझे व्हाट्सअप कर दें। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। सी यू, अस्सलाम वालेकुम।